जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं शशांक मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल साइंस प्रयोगशाला पर स्वागत करता हूं। और आज स्वागत कुछ पंक्तियों के साथ होगा और बेहतरीन पंक्तियों के साथ मेरे उन सभी बच्चों के लिए और जो अपने इस फील्ड में और जो मेहनत कर रहे हैं उनके संघर्ष को मेरा सलाम है। और उसी संघर्ष के लिए माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे हैं, पर तू खुद पर भरोसा रख ए दिन, ये दिन भी ढल जाएंगे और यही दिन तुझे जिंदगी में और मजबूत बनाएंगे। तो ये जो संघर्ष है हमारा, ये हमारा संघर्ष हमें अपने जीवन की आने वाली कठिनाइयों को झेलने के काबिल बनाता है। तो आज ये हमारा संघर्ष जो हमें कठिन लग रहा है, तकलीफ भरा लग रहा है, वो आगे चल के एक बेहतर और सुनहरा भविष्य दिखाएगा। तो उस सुनहरे भविष्य के लिए हमें आज संघर्ष करने से नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि हमारे आपसे यही विनम्र निवेदन रहेगा कि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत से लोग आएंगे जो आपको रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, संघर्ष करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि संघर्ष ही आपकी सफलता की कुंजी है। तो आइए इसी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल साइंस प्रयोगशाला पर। और आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपके साथ चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट पर। अभी तक हमारे इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री के वीडियो मिल रहे थे और कुछ कारणोंवश आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द उन कारणों को भी मैं समाप्त करके आपको रेगुलर वीडियो देने का प्रयास करूंगा। सो आज हम एक नए सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं और वो होने वाला है फिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस तो साइंस है और साइंस में आपके चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री, ये दोनों ही बहुत ही अहम भाग हैं। आपका बायोलॉजी भी बहुत ही अहम भाग है, लेकिन जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं वो केवल और केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पर होगी। तो इस फिजिक्स और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के वीडियो आपको अभी कुछ मिले हैं। तो आज हमारा फिजिक्स में पहला चैप्टर होने वाला है और वो पहला चैप्टर होगा आपका रे ऑप्टिक्स। और पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये मिथ जो बना हुआ है कि एक फिजिक्स का टीचर केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता या केमिस्ट्री का टीचर फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता, तो ये बिल्कुल भी गलत है। क्यों? क्योंकि साइंस साइंस होती है और एक विद्यार्थी जब पढ़ता है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही पढ़ता है, इक्वली पढ़ता है, और एक विद्यार्थी ही आगे चलकर टीचर बनता है। तो जब उसने पढ़ा सब कुछ है, सो अगर मेरा मानना है टीचिंग इज एन आर्ट, टीचिंग एक आर्ट है, और अगर आपको आता है तो आप फिर चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री, आप दोनों ही स्ट्रीम में बेहतरीन कर सकते हैं और बेहतरीन पढ़ा सकते हैं। इसको हमारे समाज में ही कई टीचरों ने दिखाया भी है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कई ऐसे टीचर हुए भी हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ पढ़ाते भी हैं, पढ़ाया भी है और आगे भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बस यही इसी के साथ मैं अपनी बातों को प्रारंभ करना चाहूँगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, तो आइए फिजिक्स। तो आइए चलते हैं हम लोग फिजिक्स पर। और फिजिक्स का पहला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th और अगर कहा जाए तो 12th, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? दोनों ही बोर्ड हैं और दोनों में ही आपके ये चैप्टर आने वाला है और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप हमारे साथ ये चैप्टर एक बार पढ़कर देखें, आपको हर एक बात बिल्कुल डिटेल के साथ और बेसिक से हायर लेवल तक मिलेगी आपको, जहां पर आप अगर ये क्लास 10th के स्टूडेंट हैं सो आप उन बेसिक चीज़ों के साथ अपनी बातों को पूरा कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 12th के हैं तो धीरे धीरे आप वीडियो के अंत में जैसे जैसे जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका स्तर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आप वीडियो के आगे बढ़ते जाएंगे एक के बाद एक और आपको स्तर बढ़ता ही चला जाएगा। तो आइए देखते हैं इसी के साथ हमारे साथ आपके साथ साइंस प्रयोगशाला पर फिजिक्स। तो आइए देखते हैं आज हम लोग नया चैप्टर, और जो पहला चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्टिक्स। क्या होने वाला है? ऑप्टिक्स होने वाला है। सो ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें, ऑप्टिक्स क्या है? इसे आप हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। सो अगर हम बात करते हैं प्रकाशिकी की,
सो ये होता क्या है, आखिर इसमें क्या करना है हमें? सो आप कह सकते हैं द ऑप्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ लाइट दैट्स कॉल्ड एज स्टडी ऑफ लाइट, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिक्स। इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं, जहां पर हमें लाइट की स्टडी क्यों करने को मिले, यानी कि प्रकाश का अध्ययन। किसका अध्ययन भैया? प्रकाश का अध्ययन। ठीक है, प्रकाश का अध्ययन करने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं प्रकाशिकी। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। सो अगर हम बात करते हैं प्रकाश के अध्ययन की, तो आप कहेंगे आखिर ये लाइट क्या है? तो आप जानते हैं लाइट की हम बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं प्रकाश क्या है। तो अगर हम बात करते हैं प्रकाश की, ठीक, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश की अगर हम बात करते हैं, सो दिस इज the electromagnetic wave. This is a electromagnetic wave. ये क्या है? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप W एंड EMW से भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर आप कहें तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आखिर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप हिंदी में क्या कहेंगे? तो इसे आप कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आप देखेंगे कि लाइट हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो स्टडी करनी होगी वो लाइट की स्टडी करनी होगी, और इस लाइट में जो नेचर है इसका, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या खासियत है? सो इसकी खासियत आपको देखना है, जानना है, तो आइए देखते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसे चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम, इसे मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप कह सकते हैं इट नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रैवल। इसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे लिए जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, हमारे लिए इस पृथ्वी पर जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है वो हमारा सूर्य है। क्या है? सूर्य है। तो अगर हम बात करते हैं सूर्य की, तो आप भी जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की अगर हम बात करें तो हमारे बीच यहाँ पर आता है अंतरिक्ष। क्या आता है? अंतरिक्ष आता है। सो अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष की, तो आप जानते हैं स्पेस की अगर हम बात करें भैया, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि वैक्यूम होता है। क्या होता है? वैक्यूम होता है। और वैक्यूम को आप जानते हैं कि वैक्यूम क्या होता है? इसे हम निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। वह क्षेत्र जहाँ पर कुछ भी उपस्थित ना हो, वह क्षेत्र जहाँ पर कोई भी गैस, कोई भी कुछ भी उपस्थित ना हो, उस क्षेत्र को हम वैक्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम का मतलब ये नहीं है कि स्पेस जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर गैसेस हैं, यहाँ ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन मैं उस स्पेस की बात कर रहा हूं जहां पर आपको ये गैसेस भी ना मिले, इसके अलावा और कुछ भी ना हो। सो आप उस जगह को क्या कहते हैं? जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो, एटमॉस्फेयर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्पेस कहेंगे। सो वहां पर वैक्यूम होता है। अब आप देखेंगे जब वहां पर मीडियम ही नहीं है, ये वैक्यूम जो होता है वो मीडियमलेस होता है। यहाँ मीडियम नाम की कोई चीज ही नहीं होती, यहाँ माध्यम होता ही नहीं।
तो अब अगर बात आती है पृथ्वी की, अर्थ की, तो आप देखेंगे कि हमारे अर्थ तक ये लाइट आती कैसे है? अगर इसे माध्यम की आवश्यकता होती तो ये हमारे पृथ्वी तक कैसे आती? तो आप कहेंगे हाँ, बात तो सही है आपकी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सूर्य का प्रकाश तो आता ही है ना? आता है, नहीं आता? और आता है, इसका मतलब इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती होगी, क्योंकि अगर होती तो वो यहाँ से यहाँ तक ना आ पाता। यहाँ पर हमारे लिए क्या पाया गया? ये वैक्यूम है, और आप देखेंगे यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर पाया जाता है, जिसे आप वायुमंडल कहते हैं, है ना? यहाँ तो वायुमंडल है, यहाँ माध्यम है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर वायुमंडल होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे पहले सूर्य और बीच में हमारे पास क्या है? सूर्य और वायुमंडल के बीच निर्वात। तो यहाँ तक की प्रकाश आ ही ना पाता, उसके बाद चलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इनको चलने के लिए इन्हें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी के साथ आप कह सकते हैं कि जो लाइट है ये एक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसे हम क्या कह सकते हैं? दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमें क्या करता है? इट हेल्प्स टू सी द ऑब्जेक्ट्स, जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है, जो हमें इट हेल्प्स टू सी द ऑब्जेक्ट्स, जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है। अब आती है बात कि ऑब्जेक्ट्स को देखने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें कैसे मदद करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हमें कोई वस्तु दिखती है तो उसको प्रकाश में होना बहुत जरूरी है। अंधेरे में हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें वही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, या हमें वही वस्तुएं दिखाई देती हैं जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ के हमारी आंखों तक आए। आप कहेंगे क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम अपनी आंखों को प्रकाश में रखें और क्या हमें चीजें दिख जाएंगी? तो एक बार आप सोच कर देखिए, जस्ट इमेजिन, अगर मैं आपके सामने, आपको कोई चीज ढूंढनी है अंधेरे कमरे में, आपने क्या किया? आपने अपने फोन का फ्लैश जलाया और अपनी आंखों पर लगा लिया, और लगाने के बाद आप चीजों को ढूंढ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो फ्लैश है वो आपने अपनी ओर रखा है, अपने मुंह की तरफ। तो आप तो लोगों को नजर आएंगे, लेकिन बाकी चीजें आपको नजर नहीं आएंगी भैया ना। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि कोई भी वस्तु में तब दिखती है जब उस पर प्रकाश पड़ के हमारी आंखों तक आए। तो प्रकाश का उस वस्तु पर पड़ना और वहां से आकर हमारी आंखों तक आना, यह भी एक प्रकाश का गुण है, और इसी गुण के कारण हमें वो वस्तु दिखाई देती है। सो दिखने के लिए भी हमें क्या देता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही इंपॉर्टेंट रखता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स होते हैं, बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है? इसमें कोई एक वेव नहीं है, इसमें बहुत सारी अलग अलग वेव्स हैं, उनकी अलग अलग वेवलेंथ है, और इन्हीं वेवलेंथ को हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंदर, और कौन सा स्पेक्ट्रम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं, ठीक है? तो चलिए इस बातों को आप नोट कर लीजिएगा, इन बातों के साथ हम आगे की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है? ये हेल्प करता है हमें देखने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो अगर हम बात करें तो ये स्पेक्ट्रम जो है, कौन सा स्पेक्ट्रम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं इसका एक क्रम बताता हूं कि इसके स्पेक्ट्रम में एक आता है बहुत ही बेहतरीन टर्म, वेवलेंथ। क्या आता है? वेवलेंथ आता है। आप ध्यान दीजिएगा, वेवलेंथ के बेस पर हमने वेव को क्या किया है? क्लासीफाई किया है। क्या किया है? क्लासीफाई किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। अब वेवलेंथ क्या होता है? इसे हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अगर हम बात करते हैं तरंग दैर्घ्य की, ये होती क्या है? क्या होता है भाई ये, है ना? तो आइए देखते हैं। जब आज आप वेव की कर रहे होते हैं, वेव कैसी होती है? देखिएगा, जैसे आप जानते ही हैं कि ये हमारी वेव है और मान लीजिए ये चल रही है, ठीक? तो आप देखेंगे कि यहां पर
जब वेव हमारी चलती है सो एक जो इसका ये देखिए आप हाईएस्ट पॉइंट है और ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है। फिर ये जो सेकेंड टर्म आया इसका, ये यहाँ पर इसका एक पूरा चक्कर क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। सो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप कह लें, या फिर जब ये दूसरा चलेगा, आप ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कहें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, फ्रॉम द फर्स्ट मैक्सिमम, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मैक्सिमम टू द सेकेंड मैक्सिमम, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मैक्सिमम टू द सेकेंड मैक्सिमम इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द वेव। इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी तरंग के द्वारा जो चला गया एक पूरा चक्कर होता है, एक पूरा चक्कर, एक पूरे चक्कर में चली गई दूरी, एक पूरे चक्कर में चली गई दूरी। क्यों? आइए देखते हैं। आप देखिए यहां से यहां तक का ये वाला पार्ट, ये भी इक्वल होगा इसके ही, तो आप इसे भी लैम्डा कह सकते हैं। और आप देखें तो ये पूरा एक चक्कर यहां से पूरा होता है, ये यहां तक, ठीक है। सो आप कह सकते हैं एक पूरे चक्कर में चली गई दूरी, किसी वेव के द्वारा एक पूरे चक्कर में चली गई दूरी, उसकी वेवलेंथ कहलाती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, ये वेवलेंथ होती है। अब आप ध्यान दीजिएगा, वेव है जैसे इंसान, कोई धीरे धीरे चलता है, कोई तेज चलता है, कोई बहुत तेज चलता है, और कोई उड़ते हुए चलता है। उड़के हुए चलने का मतलब, उड़के हुए चलने का मतलब है बहुत ही तेज चलता है। सो ऐसी स्थिति आप जानते हैं कि यहाँ पर भी ऐसी वेव्स होंगी जो तेज चल रही होंगी, कुछ धीरे चल रही होंगी। जैसे आपने देखा एक छोटा बच्चा चलता है छोटे छोटे कदमों के साथ, एक बड़ा व्यक्ति चलता है बहुत तेजी के साथ। तो ऐसी स्थितियों को देखने के लिए हम यहाँ पर वेव के भी नेचर को देखते हैं कि वेव में भी ऐसी बहुत सारी वेव्स हैं जो धीरे धीरे चलेंगी, कुछ तेज चलेंगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं वो। सो आप ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात आती है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेवलेंथ के बेस पर हमने इनको बांटा, और जो सबसे छोटा कदम रखता है भाई, सबसे छोटू कदम रखता है, वो कौन है हमारा? वो है हमारी गामा रेज। कौन सी है भैया? गामा रेज है ना। वो हमारी गामा रेज है, गामा किरणें हैं। ये सबसे छोटू सा कदम रखती हैं। कैसा रखती हैं? छोटे छोटे कदम। जैसे छोटे सा बच्चा नहीं चलता है जब, है ना, बच्चा स्टार्ट करता है चलना, तो वो कैसा रखता है? छोटे छोटे कदम रखता है। वही वाले हैं भैया ये, है ना। और इनकी जो वेवलेंथ होती है, दैट्स कॉल्ड इज अ तरंग दैट, वो कितनी होती है? तो वो होती है लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम। और ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूं, ये डाटा जो है वो अप्रॉक्स है, ठीक है। अप्रॉक्स में डाटा है यहां पर, और ये आप ध्यान दीजिएगा कि अप्रॉक्स में वैल्यूज आपको बता रहा हूं मैं। और इसके बाद गामा रेस की बात करते हैं। गामा रेस, सॉरी गामा तो हो गई। अब इनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत छोटी होती है, इसी वजह से इनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो एक बात आप याद रखिएगा कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जो एनर्जी होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं? तो इस बात को आप ऐसे समझिए, आपने देखा होगा जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको लगता है आपके अंदर की एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हमेशा याद रखिएगा, एक छोटे बच्चे के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। आपने देखा होगा वो पूरा दिन इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर टहलता रहता है, उसके बावजूद उसके अंदर एनर्जी बनी रहती है ना। और जब वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो और समस्या। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि पूरा दिन चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन उसके अंदर की एनर्जी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो छोटा है और उसको अलग से एनर्जी, उसके पास अलग सी पावर है। और वही कहानी आप इससे समझ सकते हैं कि जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी वजह से आप गामा रेस का यूज़ कैंसर में भी करते हैं, ठीक है। गामा रेस का यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है, ठीक। उसके बाद की अगर हम बातें करें
तो गामा रेज के बाद कौन सी रेज आती हैं? सो वो आती हैं एक्स रेज। कौन सी आती है भैया? एक्स रेज। हाँ, ये वही वाली है ना, ये वही वाली हैं जिनसे आप क्या करते हैं? एक्सरे करते हैं। क्या करते हैं भाई? एक्सरे कर लेते हैं। अब पता चला कि अगर आपको अपना एक्सरे कराना है तो आप इन्हीं रेस के सामने खड़े होते हैं और वो तुमको छल्ली कर दे सीना मेरा, तुम कहते हो, और वो बेचारी आपके सीने से, हाथ से, पैर से, जहाँ से आप करा रहे हो वहाँ का स्ट्रक्चर आपको दिखा देती है ना। तो आपको पता चलता है एक्सरे के द्वारा कि कौन सी हड्डी टूटी है, कौन सी पसली टूटी है ना। आइए देखते हैं। वैसे टूटा तो तुम्हारा दिल भी है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूँगा। आइए देखते हैं। सो देखते हैं यहाँ पर, उसके बारे में बता नहीं सकता ना, ये एक्सरेज केवल बताएंगे आपको हड्डियों के बारे में। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये एक्सरे। अब एक्सरेज क्या करती हैं? एक्सरेज 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक ये आपकी एक्सरेज होती है। अब इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती हैं? अल्ट्रावायलेट रेज की अगर हम बात करें तो ये होती हैं 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक, ये कैसी होती हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। आप जानते हैं ये वही रेज है जिनसे आपको क्या हो जाता है? ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक, और ये 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक की होती हैं, इनकी वेवलेंथ होती है। अब इनके बाद, इसके बाद जो आती है भैया, यही है भैया, यही है आपकी विजिबल रेज। तो आइए देखते हैं विजिबल रेज की कहानी। विजिबल रेज कहाँ है? तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम, कहीं कहीं पर आपको ये डाटा मिलेगा 3600 या 3800 से, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, या आपको कहीं कहीं मिल जाएगा 3800 एंगस्ट्रॉम से, या 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं अप्रोक्स डाटा आपको दे रहा हूं। ठीक, सो यहां पर जो विजिबल रेज है, इनकी जो वेवलेंथ है आपको वो 4600 से 8000 7800 तक की लगभग होती है। ठीक है, आप 3600 से 7800 भी कह सकते हैं, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम भी। ये जो डाटा है ये विजिबल लाइट्स का है। अब ये विजिबल लाइट्स क्या है? ये विजिबल लाइट वही लाइट है भैया जो आपको दिखाई देती हैं, जिसे आप दृश्य किरणें कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। कौन सा कहते हैं? दृश्य प्रकाश कहते हैं। ये दृश्य प्रकाश ही आपको दिखाई देता है, बाकी कहां दिखाई देते हैं आपको? ये आप ना गामा रेज देख सकते हैं, ना आप एक्स रेज देख सकते हैं, ना आप अल्ट्रावायलेट देख सकते हैं, आप देख सकते हैं केवल दृश्य प्रकाश। तो आप एक बात बताइए, आप जानते हैं कि आपके प्रकाश में कितने कलर हैं? तो आपको पता है हमारे प्रकाश में कितने कलर हैं भाई? 7 कलर हैं। ये 7 कलर कौन से होते हैं बेटा? यही विजिबल लाइट्स होती हैं। क्या होती हैं? विजिबल लाइट्स होती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं आप जानते हैं, जिन्हें हम विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं भैया, है ना। क्या कह देते हैं? विबग्योर कहते हैं। वायलेट, इंडिगो, बिल्लू, नहीं बिल्लू है ना, बिल्लू बाबा हैं हमारे, तो हो जाएगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा एक बात और इसमें भी, कि जो वायलेट है इसकी जो वेवलेंथ होती है, ये वायलेट की जो वेवलेंथ होती है ये सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम होती है। विजिबल लाइट्स में जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, लोवेस्ट वेवलेंथ है ना, लोवेस्ट वेवलेंथ, देखिए। सो इसमें लोवेस्ट वेवलेंथ होगी। ठीक, और अगर आप देखें तो यहां पर रेड में हाईएस्ट वेवलेंथ होगी। क्या होगी? ठीक है, सो यहां पर हाईएस्ट वेवलेंथ होगी किसकी? रेड की, और इन्हीं के बीच बाकी सबकी होगी। ठीक, तो अब एक बात याद रखिएगा आप कि जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से आपने अभी एक वेवलेंथ पढ़ा, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य के आधार पर इसको कई भागों में स्पेक्ट्रम से बांटा गया है, जिसका गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड विजिबल रेज, जिसको हम देखते हैं। अब इसके नीचे भी आती हैं बहुत सारी, ठीक है, विजिबल रेज के बाद भी बहुत सारी हैं। जैसे अगर हम बात करें तो विजिबल रेज के बाद कौन आता है, तो विजिबल रेज के बाद में आता है आपका, विजिबल रेज के बाद में आएगा, वो आएगा भैया आपका इंफ्रारेड। कौन सी आएंगी, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड की अगर हम बात करें तो ये कहां से कहां तक होती हैं, सो ये होती हैं आपकी 8000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक। इसके बाद माइक्रोवेव्स, कौन सी भैया, माइक्रोवेव्स आती हैं। माइक्रोवेव्स की अगर हम बात करें सो ये कहां से कहां तक आएंगी, ये होती हैं 10⁻7 एंगस्ट्रॉम टू 10⁻11 एंगस्ट्रॉम। कहां से कहां तक भैया, 10⁻7 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻11 एंगस्ट्रॉम तक, यानी कि 10 की पावर 11 एंगस्ट्रॉम तक। सो यहां पर देखिएगा ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है। और अगर आप देखें इसके बाद कौन आएगा भैया, हाईएस्ट आ गई, कौन सी, रेडियो वेव्स। कौन सी आ गई, रेडियो वेव्स आ गई भैया। रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो होती है मोर देन 10⁻11 एंगस्ट्रॉम, मोर देन 10⁻11 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो रेडियो वेव्स हैं उनकी 10⁻11 एंगस्ट्रॉम से भी अधिक है, ये वेवलेंथ है। अब आप देख लीजिए कि सबसे लोएस्ट वेवलेंथ क्या थी, 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम, और इसकी एनर्जी सबसे हाई थी। और यहां पर जो रेडियो वेव्स हैं इनकी एनर्जी भैया लो है, क्या है, लो है, ठीक है। जैसे जैसे व्यक्ति क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बूढ़ा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा बूढ़ा हो जाएगा मतलब, और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो यही आपको ध्यान रखना है, एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक। तो यहां पर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये कहानी पढ़ी। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो लाइट है ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, इससे तेज और कुछ नहीं है अभी तक। तो आप देखेंगे कि हमारे लिए जो लाइट है ये बहुत तेज ट्रेवल करती है। सो इसकी जो ट्रेवल स्पीड है, वेलोसिटी कितनी है इसकी, है ना, अगर आप देखें तो वेलोसिटी क्या है, इसकी स्पीड क्या है। सो आप देखिए द वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होती है। ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। इसका मतलब जो प्रकाश है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलता है। एक सेकेंड में चल जाता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर। तो ये आपका सबसे तेज ट्रैवल करता है, और इसी में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जिसमें से विजिबल रेज आपको दिखाई देती। अब आप कहेंगे कि अल्ट्रावायलेट के सारी जो हमारे यहाँ प्रकाश आ रहा है इसमें सारी रेज आ रही हैं, तो बेटा आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में एक लेयर पाई जाती है जिसे आप ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। और ओजोन लेयर में इन सभी को अवशोषित करने की क्षमता होती है, सभी को तो नहीं, स्पेशली अगर देखा जाए तो अल्ट्रावायलेट को, ये उसको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या है, खतरनाक है, हानिकारक है, ठीक है ना भैया। तो ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं, इसी वजह से इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब कहीं कहीं पर आपने देखा है, जैसे अंटार्कटिका में एक होल हुआ है आपके ओजोन में, जिसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं कि स्किन कैंसर के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लाइट के अगर आप देखें सो बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारी जगह दिक्कतें भी आती हैं वैसे, लेकिन हमारे लिए सभी चीज़ों को देखने के लिए हमारी आंखों के लिए प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इन बातों के साथ, इन बातों को आप एक बार नोट कर लीजिए। इतनी बातें मैं आपसे आशा करता हूं आपको समझ में आई होंगी। और हाँ, आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो लोग इस क्लास को शेयर अवश्य किया करें। अगर उनको अच्छा लग रहा हो, उन्हें अच्छा लगा हो, तो आप इसे शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ही मेहनत भरा काम है ना। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लगभग इस समय रात के 2 बज रहे हैं, और अगर ये 2 बजे पर वीडियो बनाया जा रहा है तो मैं आपसे इतनी तो आशा कर ही सकता हूँ कि आप देखने के बाद इसको लाइक कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक। तो चलिए आप लोग नोट कर चुके होंगे। सो अब हम बात करते हैं ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स में अभी तक आपने पढ़ लिया था कि द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट की स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं,
अब अगर हम बात करें तो लाइट के बारे में आपने सारी जानकारी ले ली है। अब हम बात करेंगे कि आखिर हमको यहाँ पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है। सो जो ऑप्टिक्स है यह आप दो तरीके से पढ़ते हैं, या इसके दो टाइप हैं। कौन कौन से लाइट में? तो एक है आपकी रे ऑप्टिक्स और दूसरी है बच्चा वेव ऑप्टिक्स। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें सो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ये दोनों क्या है, तो रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये प्रकाश के कण प्रकृति को दर्शाता है, कण प्रकृति को दर्शाता है। जबकि अगर आप वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो ये क्या है, आप कह सकते हैं यह प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाता है। तो अगर आप बात करें तो आप कह सकते हैं इट शोज अ particle nature of light and it shows the wave nature of light। अगर आप ध्यान दीजिएगा सो आपको एक बात पता चलेगी कि लाइट के अंदर ये दोनों ही नेचर पाए जाते हैं। लाइट हैज अ डुअल नेचर, लाइट हैज डुअल नेचर, जिसे आप कहते हैं द्वैत प्रकृति। क्या कहते हैं बेटा? द्वैत प्रकृति। प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है, डुअल नेचर होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है पार्टिकल और दूसरा होता है वेव। दूसरा कौन सा होता है? वेव होता है। तो यहां पर आपको इन दोनों नेचर्स को पढ़ना होगा, दो अलग अलग स्ट्रीम में। एक जिसमें आप रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें प्रकाश के कण प्रकृति के बारे में आपको बताया जाएगा और जो फिनोमिनास होंगे वो इस पर डिपेंडेंट होंगे। और यहां पर प्रकाश के जो फिनोमिनास होंगे वो किस पर डिपेंडेंट होंगे या किससे एक्सप्लेन होंगे? तो वो होंगे वेव पर। किस पर होंगे? वेव पर। और जैसा कि आप जानते हैं और या नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले ये कहा गया था कि लाइट हमारी केवल एक पार्टिकल है, और इसी पर बेस्ड एक थ्योरी दी थी हमारे न्यूटन बाबा ने। किसने दी थी भैया? न्यूटन बाबा ने। और उनकी एक थ्योरी थी जिसे हम कहते हैं कॉर्पस्कल्स थ्योरी। क्या कहते हैं? कॉर्पस्कल्स थ्योरी। और कॉर्पस्कल्स थ्योरी में न्यूटन ने बताया था कि लाइट इज अ पार्टिकल, लेकिन कुछ समय बाद नहीं, बहुत ज्यादा समय बाद, कुछ 1885 के आसपास उन्होंने दी थी। मैं एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता रहा हूं आपको, तो लगभग 1885 के आसपास न्यूटन बाबा ने कहा था। और उसी के बाद यहां पर हाइजेनबर्ग आए और 3 साल बाद ही हाइजेनबर्ग ने यह बात कही थी कि लाइट इज नॉट ओनली अ पार्टिकल, इट इज अ वेव। इट इज अ वेव। उन्होंने कहा कि एक वेव है, लेकिन फिर लगभग 100 साल बाद उनकी इस बात को माना गया। क्यों? क्योंकि न्यूटन बाबा की बात को बहुत अहमियत दी जाती थी वहां पर, और उस समय तक उनके पास इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था, इस बात का कोई प्रमाण नहीं था हाइगेंस के पास कि नहीं लाइट वेव है। सो इस बात को बाद में माना गया, और इसके जब और भी कई फिनोमिनाज आए तो उसकी बात हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि वेव से कैसे हम रे से वेव में चले गए और कैसे हम रे से वेव ऑप्टिक्स पर आते हैं। तो जब मैं वहां पर आपको बताऊंगा तो मैं आपको हर एक चीज बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर प्रकाश के अंदर द्वैत प्रकृति होती है जिसे डुअल नेचर कहते हैं, और उन दोनों को ही हमें पढ़ना होगा।
सो पहला जो नेचर होने वाला है बेटा वो रे ऑप्टिक्स से होने वाला है। और ये रे ऑप्टिक्स कैसी है और क्या है? तो अगर आप देखें जो दो रे ऑप्टिक्स होती है इसमें जो डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइट, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइट होंगे उनकी डायमेंशन जो होंगी वो स्मॉल होती है। कैसी होती है बेटा? नहीं, यहां बेटा बिग होंगी। कैसी होंगी? बहुत ही लार्ज होंगी। क्या होंगी? लार्ज होंगी, बिग होंगी। लार्ज कहें या बिग कहें, क्यों? यहां पर जो आप फिनोमिना देखेंगे उनके सभी के सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जैसे एग्जांपल में अगर मैं आपसे कहूं, जैसे आप देखिए प्रिज्म, ठीक है, या फिर आप देख लें टेलीस्कोप, या फिर आप देख लें माइक्रोस्कोप, या और बहुत सारी चीजें हैं, एज सो ऑन मैनी। ये सभी के सभी इनकी जो डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी बेटा? वो बहुत बड़ी होंगी। लेकिन जब आप वेव नेचर में आएंगे, वेव नेचर को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वेव नेचर में जो डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइट वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती है। यहां पर क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलेंगे छोटी छोटी स्लिट्स। क्या देखने को मिलेंगी? स्लिट्स देखने को मिलेंगी, होल्स देखने को मिलेंगे। और वो जो होल्स, वो जो स्लिट्स होंगी बहुत पतले होंगे, बहुत स्मॉल होंगे। क्यों? क्योंकि आपको अभी तक बताया गया है भैया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है ना। लेकिन हम लोग बात करेंगे इस प्रकार के इस नेचर में, प्रकाश के इस नेचर के बारे में भी। ये बात कुछ हद तक सही है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। मैं आपको ये बात पूरी बताऊंगा कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में तो चलता है, लेकिन जब हम रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं जो रे ऑप्टिक्स है इसमें प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। द लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जो लाइट है हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लेकिन जब आप बात आएंगे वेव ऑप्टिक्स में, सो यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत ही, उनकी जो डायमेंशन है वेरी स्मॉल है, और आप कह सकते हैं लगभग इक्वल वो होंगे किसके? वेवलेंथ ऑफ लाइट के, इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल हो जाते हैं, बराबर। इसी वजह से आपको यहां पर इनका एक दूसरा नेचर देखने को मिलता है कि जो प्रकाश है उसका चाल भैया कैसा हो जाता है? वो केवल सीधा नहीं रहता, फिर वो क्या हो जाता है? फिर तो हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तरंग प्रकाशिकी में आ जाते हैं आप। और इस तरंग प्रकाशिकी में जब हम देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में कहां चलेगा? यहां चलेगा भैया। और प्रकाश सीधी रेखा में चलने के कारण ही जो आप कह सकते हैं कि जो लाइट है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है? शैडो मिलती है। क्या मिलती है भैया? शैडो मिलती है ना। ये जो शैडो छाया बनती है वो छाया हमारी इसी की वजह से बनती है। किसकी वजह से? इसी गुण की वजह से कि जो हमारा प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। किसमें चलता है? सीधी रेखा में। किसमें चलता है? सीधी रेखा में चलता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दिख रहा हो लाइट्स कैमरा एक्शन के साथ, तो आप देखिए हमारे इस हाथ की इमेज वहां पीछे बन रही होगी। ये क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ जो लाइटें लगी हुई हैं उनका प्रकाश ये हाथ रोक रहा है, और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो ये सीधी रेखा में ऐसे आ रहा होगा, यहाँ टकरा रहा होगा। अब अगर ये सीधी रेखा में न चलता तो ये क्या करता? यहाँ टकराने के बजाय फिर इसे इधर से ऐसे जाता और ऐसे इधर चले जाता। क्यों? क्योंकि ये सीधी रेखा में ना चलता, फिर तो ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चला जाता, फिर ऐसे चला जाता, इधर से चला जाता।
लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस हाथ ने वहां पर इमेज बना रखी है, इसका मतलब जितना प्रकाश इसे पड़ रहा है उसकी इमेज वहां पर क्रिएट हो रही है। वो प्रकाश वहां जा नहीं पा रहा है, कहीं और रास्ता नहीं ढूंढ रहा है, इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है बेटा। तो इसी रे ऑप्टिक्स के पहले चैप्टर को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे, और इस रे ऑप्टिक्स का जो पहला चैप्टर होगा, आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो था, आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें आपको मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो पहला चैप्टर होगा इस रे ऑप्टिक्स का, वो चाहे क्लास 10th हो और या फिर हो 12th, वो होने वाला है आपका रिफ्लेक्शन। कौन सा होने वाला है भैया? रिफ्लेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ठीक है। या फिर तो अगर हम बात करें, जो पहला चैप्टर होने वाला है आपका रिफ्लेक्शन, क्या होने वाला है? रिफ्लेक्शन। तो आप ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं हिंदी में परावर्तन। क्या कहते हैं बेटा? परावर्तन। इस कहानी को आपने बचपन से देख रखा होता है। आप बचपन में जब शरारत करते हैं अपने घर में, अपने स्कूल में, तो आप क्या करते हैं, एक छोटा सा या ग्लास का टुकड़ा या शीशे को लेकर आप कभी ना कभी अपने घर में कहीं लाइट से क्या करते हैं कि अगर प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है कहीं पर, तो आपने कभी अपने पापा के मुंह पर, कभी मम्मी के मुंह पर, कभी दादा के मुंह पर, है ना, आपने देखा होगा लाइट को आप डालते हैं और उनके मुंह पर चमक आती है नहीं आती भैया, है ना? हाँ, तो आप देखेंगे वो भी क्या है? प्रकाश का परावर्तन है बेटा। अगर आप कहें तो ये ऐसा गुण है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखती हैं, क्योंकि जब तक प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक नहीं आएगा तब तक हमें वो वस्तु दिखती नहीं है। तो कितना आसान है हमारे लिए परावर्तन। आप सीधे और सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आया, कह दिया जाए जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सो इसी परावर्तन की कहानी के साथ हम लोग अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रकाश के परावर्तन के विषय में, ठीक है। तो आज की कहानी को हम यहीं पर रोक देंगे, और रोकने से पहले कुछ लाइनें आपके लिए, और कहते हैं कि आपको केवल संघर्ष करते रहना है, और संघर्ष करने में आपसे कभी कभी कुछ लोग जलेंगे भी बहुत। तो कहते हैं कि आजकल चर्चे हमारे उनकी महफिल में होने लगे हैं, आजकल हमारे चर्चे उनकी महफिल में होने लगे हैं, शायद कुछ और लोग हमसे अब जलने लगे हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और इसी के आगे क्लास आपकी नेक्स्ट अगले दिन। धन्यवाद।